Good morning everyone, welcome back to my channel, that is Shriji Conceptora, and today's our topic is from Indian Economics chapter number 1, इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि हमको पता था बिफोर कॉलोनियल रूल हमारी इंडिया जो है वो द गोल्डन बर्ड के नाम से जानी जाती थी, सोने की चिड़िया। यहाँ का एग्रीकल्चर अच्छा था, यहाँ पे वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सेटअप थी, यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर टेक्सटाइल सिल्क कॉटन के हिसाब से काफ़ी फेमस था। तो ये सारी चीज़ें थी जिनके वजह से ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री के तरफ अट्रैक्टेड हुए, और ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में कम से कम 200 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल तक शासन किया उन्होंने, और जो कि एंड हुआ 15 अगस्त 1947 को। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ब्रिटिशर्स के पहले काफ़ी अच्छा था, काफ़ी जाना माना था। 85% ऑफ पॉपुलेशन मेनली डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे फॉर देयर लाइवलीहुड। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ख़राब होता चला गया, जिसका कारण हम लोग पढ़ेंगे स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें 4 रीज़न थे मेनली। द फर्स्ट वन इज़ ज़मींदारी सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड वन इज़ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड फोर्थ वन इज स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये स्टैग्नेशन का जो पहला कारण है ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम में क्या हुआ, ज़मींदारी सिस्टम में जो ज़मींदार्स वगैरह थे, वो जो टिलर्स थे या कल्टीवेटर्स थे, द स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, उनसे अनइवन तरीके से पैसे लेते थे, और पैसे लेके लगान, जिसको लगान कहते हैं, लगान के फॉर्म में लेते थे, और ब्रिटिशर्स को गवर्नमेंट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते थे। बट बाकी सारा जो पैसा रहता था उससे वो अपनी लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते थे। कौन? ज़मींदार। लेते किससे थे? टीनेंट से। टीनेंट इन द सेंस द कल्टिवेटर स्मॉल फार्मर्स। उनको फार्मर्स की कंडीशन से कोई लेना देना नहीं था, किसी साल हार्वेस्ट अच्छा हो ना हो, उन वो एग्रीकल्चर के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, उनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ अपने लगान से मतलब था। दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में वो जो प्रोड्यूस किए हुए क्रॉप्स होते थे उसको मार्केट में बेचने के लिए रखते थे रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो ये मजबूर कर दिए फार्मर्स को कि वो अपने आप को फूड क्रॉप से कन्वर्ट करके कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट करे। देन हमारे पास प्रोडक्टिविटी कम थी, क्योंकि एग्रीकल्चर के लेवल पे कहीं ना कहीं उसके एडवांसमेंट के लिए बेटर एग्रीकल्चर टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं किया गया, बेटर इरीगेशन फैसिलिटी नहीं बनाई गई, स्टिल एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंडेंट एग्रीकल्चर के लिए। तो ये था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एंड द फोर्थ वन इज स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। भैया पैसा है नहीं, ज़मींदार जो है, जो लैंड ओनर्स है, वो पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। तो किसी तरीके से जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं से ग्रोथ तो होगी नहीं। तो ये कारण था जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे ख़राब होता चला गया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी धीरे धीरे ख़राब होने लगा था। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि आर इंडिया वॉज फेमस फॉर आर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी ख़राब हो गया। कैसे? सबसे पहले हमारे ब्रिटिशर्स ने फोकस क्या किया कि जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल था उसको क्या किया, ब्रिटेन भेजा, और वहाँ से फिनिश गुड्स, मशीन मेड चीप गुड्स मंगा के हमारे यहाँ पे फिनिश गुड्स को इंडिया में बेचने का प्लान किया। तो दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और इसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी सेकेंड पॉइंट अफेक्ट काफ़ी हुई, ठीक है, जिसको बोला गया एडवर्सली अफेक्ट द आवर इंडियन इकोनॉमी एज पर दी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे अब उनके पास काम तो है नहीं। तो पहला कारण ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पूरी तरीके से फैल चुकी थी, और लोग डिपेंडेंट हो गए थे हमारे, किस पे डिपेंडेंट हो गए थे? मशीन मेड गुड्स पे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। जैसे कि हमारे पास, हमारे भारत में, इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, इक्विपमेंट्स, मशीन, टूल्स, इन सब के लिए हमें ब्रिटिश पे डिपेंड होना पड़ता था। तो ये एक कारण था, हमारा इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास उतना प्रोडक्शन ही नहीं था। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी बढ़ेगा कैसे? एंड पब्लिक सेक्टर रोल वर्ड्स कन्फाइंड टू रेलवेज एंड पोर्ट्स ऑन कम्युनिकेशन इस पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, वो अपने फ़ायदे के लिए यहाँ से सारी चीज़ों को ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, और ब्रिटेन से फिनिश गुड बना के यहाँ हमारे भारत में बेचना चाहते थे। उन्होंने कभी इस पे फोकस नहीं किया कि भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल यूनिट भी अच्छा होना चाहिए, बेस होना चाहिए। उन्होंने बस अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया, जो कि रेलवेज़ में किया, पोर्ट्स में किया और कम्युनिकेशन में किया। इंडस्ट्रियल बेस हमारे पास कुछ नहीं था।
एंड द थर्ड टॉपिक इज़ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि वो मियर एक्सपोर्टर बन गए थे, एक्सपोर्टर ऑफ क्या कहते हैं रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड। हमारे भारत का जितना भी सामान था जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, जूट, ये सब ले जाते थे बाहर और वहाँ से फिनिश गुड मंगा के हमारे भारत में ही उसको बेचना चाहते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे ब्रिटिश ने क्या किया कि जो भी रॉ मटेरियल्स थे हाफ तो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि ब्रिटेन ही जाना है और हाफ कहाँ जाना है, श्रीलंका, ईरान और चाइना। तो ये उनका कंट्रोल हो गया। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ड्रेन कैसे हुआ, अब भैया हम एक्सपोर्टर बन गए हैं, हम रॉ मटेरियल हमारा देश काफ़ी ज़्यादा बाहर भेजा तो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस होगा ना, हमारे पास पैसे तो आएंगे। अब पैसे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो अपनी ही जो वॉर लड़ने के लिए, अपनी आर्मीज़ को बिल्ड करने के लिए उन्होंने जो अपने ऑफिसेज हमारे भारत में बनाए थे या बाहर सेटअप किए थे उन सब पे खर्चा करते थे। वो वॉर के लिए इक्विपमेंट्स परचेज करना, वॉर के लिए स्पेंडिंग्स करना, वो सब करते थे, उस पर खर्चा करते थे। एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम का मतलब है सर्विस। अगर आप बाहर के नेशन से सर्विस हायर कर रहे हो तो उसकी पेमेंट करने के लिए ब्रिटिशर्स उन पैसे का यूज़ करते थे। डेमोग्राफिक कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा जो सेंसस था वो फर्स्ट मेजर किया गया इन 1881। कब मेजर किया गया, 1881 में। और 1881 में जो सेंसस मेजर किया, आप पूछिए आप सेंसस क्या होता है, तो सेंसस मतलब पॉपुलेशन काउंट जो हर 10 साल पे किया जाता है। पहला किया गया 1881 में, तो दूसरा कब हुआ होगा, 1891 में। ये हर 10 साल पे काउंट देखा जाता है जिसमें हम पॉपुलेशन काउंट देखते हैं ऑफ आवर इकोनॉमी, ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, द सेकेंड one is 1921. 1921 was known as the year of great divide. 1921 के जो पहले का समय था वो डेमोग्राफिक चेंज का पहला ट्रांजिशन था और दूसरा आफ्टर 1921 हुआ। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। डेमोग्राफिक पॉइंट्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमें बेसिक 6 पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट काफ़ी बढ़ा हुआ था। दूसरा लो लिटरेसी रेट, कोई पढ़ाई को या एजुकेशन को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उसके थर्ड पॉइंट इज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। गरीबी हमारे देश में बहुत फैली हुई थी। लो लाइफ, फोर्थ पॉइंट इज़ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी, जो अभी की 67 ईयर्स है वो पहले 32 ईयर्स तक थी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मीन्स 1 साल से भी कम के बच्चे या 1 साल तक के बच्चे जो मर रहे थे उनका रेट काफ़ी ज़्यादा था। दैट इज़ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ पुअर हेल्थ फैसिलिटी। लोगों की हेल्थ के लिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन या प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटीज़ इनसफिशिएंट थी हमारे पास। हमारा पब्लिक सेक्टर भी खुद में इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो लोगों को सपोर्ट कर सके इन फॉर्म ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी। अनदर पॉइंट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो तीनों सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, तो यहाँ पे पर्सन्स का डिवाइडेशन कैसे हुआ है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि जो लोग एंगेज होते हैं इन एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, इट कंप्राइजेज ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े होते हैं, जैसे कि जिनका कन्वर्जन किया जाता है रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। एंड टर्शरी सेक्टर में जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स या सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज़ में जुड़े होते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब किस में आता है, हमारा टर्शरी सेक्टर में। सो अनदर हमारा जो कंपैरिजन मैंने अभी बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, तो ब्रिटिश रूल के टाइम की बात करेंगे, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के बाद की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मेजरली 75% ऑफ पॉपुलेशन वॉज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बट जो मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर की बात है, इन द सेंस सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, तो यहाँ पे हमारा रोल 10% टू 15% अकाउंट हो गया। मीन्स सेकेंडरी और टर्शरी मिला के 25% था और स्टिल हमारा प्राइमरी सेक्टर में 75% पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन था। अनदर पॉइंट एज पर द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन की अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, ये सारी स्टेट्स में मेयरली डिक्लाइन होने लगा जो इनका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ था। अब ये कम होके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की तरफ बढ़ता चला गया। और अगर हम बात करेंगे ओडिशा, पंजाब और राजस्थान का, तो ओडिशा, पंजाब और राजस्थान, जिसको शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं प्रो से, पी फॉर पंजाब, आर फॉर राजस्थान, ओ फॉर ओडिशा, तो इधर के लोग स्टिल अपना जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर की तरफ वो काफ़ी बढ़ा दिए थे। तो इनका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ गया और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल का घट गया। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इन लोगों का, तमिलनाडु वालों का, इन लोगों का बढ़ गया था सर्विस और टर्शरी सेक्टर की तरफ। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जानने के लिए हम ये बताएंगे कि हमारे देश में आके ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किए, क्या क्या जिसको हम लोग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या किया, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, वाटर पोर्ट्स, ये सारी चीज़ सेटअप की। और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सेटअप किया गया टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने का कोई मोटिव नहीं था कि वो हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए कुछ बेटर करना चाहते हैं या भारत का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वो उनका मेन मोटिव, सोल मोटिव ये था टू फुलफिल द पर्पस ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल हो पाए। भैया अब कबूतर जा 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 तो करते नहीं, रॉ मटेरियल कबूतर के कंधे पे रख के कि उड़ जाओ ब्रिटेन पहुंच जा। तो इन्होंने क्या किया, रोड्स बनाई ताकि वो वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, इन सब से बेटर कनेक्शन बना पाए। रेलवेज बनाए ताकि वो हर जगह जाके देख सके, एक्सेस कर सके सारी चीज़ें कन्वीनियंटली। एयरपोर्ट्स, वाटर पोर्ट्स, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से गुड्स को ईजिली ट्रांसफर किया जाए टू ब्रिटेन एंड वेरियस अदर रीजन्स जहाँ वो चाहते थे। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम उन्होंने किया इंट्रोड्यूस ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, कम्युनिकेशन अच्छा कर सके। तो मेजर कंट्रीब्यूशन इनका पॉजिटिव हुआ था, बट इन्होंने सर्व किया था अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, इंडिया के बेटरमेंट के लिए नहीं। बट वो आते आते हमारे इंडिया के लिए भी देश की आज़ादी के बाद फ़ायदेमंद हो गया। तब इम्पोर्टेंस इंडियंस को भी समझ में आई कि कम्युनिकेशन की, रोड्स की, रेलवेज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। दैट्स इट फॉर चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. Continue watching for chapter number 2 for Indian economics. Thank you.